हमने पढ़ लिया कोलेरॉश लॉ के बारे में और जो हमने इसके दो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो दो इसके फॉर्मूलाज थे वो हमें क्वेश्चन में ही यूज़ होते हैं। तो अब हम इसके सवाल करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ जो क्वेश्चन है वो क्या है, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज़। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज़ दे रखा हुआ है। यहाँ पर आपको उसने अभी नहीं बताया कि वो किस कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, मोलर की बात कर रहा है या फिर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। और लिमिटिंग का मतलब हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग का मतलब हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। लिमिटिंग का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी हो गई वो ज़ीरो हो गई, या फिर आप बोल सकते हो जो वॉल्यूम हमारे पास हो गया वो इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर अमोनियम आयन दे रखा हुआ है, इसकी हमें लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है वो 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये कौन सी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज़ दे रखी हुई है। और आपके पास सल्फेट का दे रखा हुआ है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। फाइंड द मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ अमोनियम सल्फेट। आयन का दे रखा हुआ है, केटायन का गिवन है, अनायन का गिवन है, और किसके बारे में पूछ रहा है, अबाउट अमोनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने पढ़ा था इफ़ वी हैव टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें जो उसकी केटायन की मोलर कंडक्टिविटी होती है और अनायन की होती है उसको ऐड करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ आयन से, ठीक है। और इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ आयंस की ज़रूरत नहीं होती है, केवल और केवल केटायन की मोलर कंडक्टिविटी और अनायन की मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा सिंपल होता है पहले हम लोग वो करेंगे। हमारे वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि वही गिवन हमारे पास है। अमोनियम आयन की हो जाएगी प्लस सल्फेट आयन की हमारे पास होगी। अमोनियम आयन की वैल्यू दे रखी है 200 और इसकी हमारे पास 125, तो मिल के आता है 325 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपके पास आ गया। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने वैलेंसी फैक्टर से, जो भी गिवन वैलेंसी फैक्टर होगा, जो भी आयन का या फिर इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी फैक्टर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगी। तो हमने देखा अमोनियम सल्फेट में वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो इधर वी कैन टेक टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो हमने कहा कि सल्फेट पे कितनी चार्ज हमारे पास होती है, 2 होती है, -2 होती है ना। तो हमने ले लिया वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2 हो गया। तो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास क्या आती है, इट विल बी 650 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ पर क्या हो गया, आपने फाइंड किया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमने फाइंड किया है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम। अभी भी इसने बताया नहीं है कि वो क्या है। इसका मतलब आप लोग हमेशा यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे, हमेशा नहीं, जब नहीं बताएगा तो आपको यूनिट से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर क्या है, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग का टर्म जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को आपने लिमिट कर दिया है, लिमिट कर दिया, टेंड्स टू ज़ीरो कर दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम जो हो गया वो इनफाइनाइट हमारे पास हो जाती है। एंड ऑक्जिलेट होती है C2O4-2 की 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na2C2O4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है और पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़, ठीक है। तो जब भी आपके पास मोलर कंडक्टिविटी दे रखा हो, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जब भी आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी होती है तो आप हमेशा और हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको आप ब्रेक करोगे उसके आयन में, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ आयन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर आप नंबर ऑफ आयन्स को अकाउंट में लेके आते हो।
तो आपने क्या करा, Na2C2O4 को इसको ब्रेक किया Na प्लस में और 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2O4 -2 में। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ आयन कितने आ रहे हैं, सोडियम के 2 आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीलेट के हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, 1 हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब व्हेन वी हैव टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na2C2O4, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सोडियम के हमारे पास दे रखी है 150, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आयंस जो हमारे पास क्या है, सोडियम का 2 है, और जो ऑक्सीडेट की गिवन है हमारे पास क्या है, 90 है, इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 1 है। ये आपने कैसे बताया नंबर ऑफ आयन 1 है, आप उसको हमेशा ब्रेक कर लो। जब भी आप ब्रेक कर लोगे और आप उसको बैलेंस करोगे तो आपके पास बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ आयन कितने हैं। यहाँ से ये हो गया 300, ये हमारे पास 90, तो 390 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आपके पास आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उसको अगर आपने वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी। तो आपने, क्योंकि आपके पास पता होता है ना फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर, और आपको फाइंड करना है ये। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। अब इसमें Na2C2O4 -2 पे हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आपकी क्या होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, आइदर यू हैव टू टेक टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज लोगे। तो ऑक्सीलेट पे हमारे पास नंबर ऑफ आयन कितनी है, 1 है, और -2 चार्ज होती है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना हमारे पास हो गया, -2, और आप हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हो, तो आपने यहाँ पर कर दिया 2, तो हो गया 390/2 विच इज़ 195 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2CO3 क्या होगी। अच्छा, ये सवाल जो होगी हम लोग इसको एप्लीकेशन से करेंगे, तो इसको अभी हम लोग पॉज देते हैं, आगे का जो कंसेप्ट है वो सीख के आते हैं और फिर इस सवाल को करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था कोलरॉश लॉ के बारे में, और उसमें हमारे पास 2 फॉर्मूला थे, एक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का और दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने एप्लीकेशन बनते हैं इसमें उन सब से क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन है वही आपका सवाल होता है, ठीक है। अब पहला हमारे पास होती है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग या वीक की बात नहीं हो रही है, कॉमन जनरली सबकी हो रही है, आइदर इट कैन बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, ये हमारे पास वीक भी हो सकता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करना है। अब इसमें इस सवाल में क्या होता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखेगा, उसके बारे में पूछेगा कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, और वो क्या करेगा, आपको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे होंगे, उसमें से आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट को निकालना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा हुआ है, इसका पूछ रहा है, और इसने आपको बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड है, तो इसमें से आपको अपने डिज़ायर्ड आयंस ढूंढने होंगे, क्योंकि आपको चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ से आप लोगे अमोनियम और यहाँ से लोगे आप हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बट आपने देखा जब आपने इसको लिया तो इसमें 2 चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, क्या आ गई, पोटाशियम भी आ गई, क्लोराइड भी आ गई, तो इसका मतलब इन दोनों को आप ऐड तो करोगे करोगे, फिर आप इसको माइनस करोगे पोटाशियम क्लोराइड को। बहुत ही सिंपल ये होता है। इसमें आपने देखा यू हैव टू राइट द, जब भी आपको मोलर कंडक्टिविटी लिखनी होगी आप उसको उसके आयंस में ब्रेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक करना अपना रूल बना लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ में आप उसको नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक मत करो, वहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी, बट जब भी आपके बारे में पूछेगा कि यू हैव टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटीज़, तो आप उस वाले इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में ब्रेक करोगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1 मोल हमारे पास अमोनियम आयन बनेगी और 1 मोल हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास हो रही है। तो आपने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ऐड किया। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, अमोनियम हमारे पास यहाँ से आ गया, हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा क्या है, पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, DOD भी बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो, एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग स्मॉल k से लिखते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट C कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर आपसे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं पूछ रहा है, और ये स्पेशली किसके लिए हो रही है, स्पेशली ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो रही है एट C कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास होगा वो होगा। तो आपने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जो वीक है, आपने उसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में AB एक्वस ले लिया, ये फॉर्म कर रहा है A प्लस आयन और B माइनस आयन, तो ये हमारे पास होगी कटायन, ये हमारे पास होगी अनायन। जब भी रिएक्शन इनिशिएट होता है, शुरुआत होती है, इनिशियल में क्या होती है, केवल और केवल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास C है रिएक्टेंट साइड में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने बोल दी C, और ये हमारे पास अभी 0 है और 0 है। अब आपने बोल दिया कि आफ्टर अल्फा डिसोसिएशन, मतलब अल्फा कैन बी एनी वैल्यू, बट हम जनरल ले रहे हैं कि आफ्टर अल्फा डिसोसिएशन। तो अल्फा डिसोसिएशन के बाद यहाँ पर क्या रिमेन करेगा, यहाँ पर रिमेन करेगा C माइनस C अल्फा, यहाँ पर बनेगा C अल्फा, यहाँ पर बनेगा C अल्फा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास है वो 1 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, C अल्फा, यहाँ पर हमारे पास C अल्फा की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिमेनिंग क्या होती है, C माइनस C अल्फा, ये रिमेनिंग होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 2C अल्फा की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि C माइनस C अल्फा क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो ख़त्म होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिमेनिंग के बारे में, और यहाँ पर C अल्फा जो हमारे पास है ये फॉर्म्ड है, मतलब क्या बन रही है, हम लोग वो लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास ये एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी शुरुआत में 10 मोलर दे रखी हुई है। ठीक है, और आपको बोल रहा है जो अल्फ़ा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 20% है। तो इसका मतलब कितना डिसोसिएट होता है, C इंटू अल्फ़ा। तो C हमारे पास 10 है, अल्फ़ा क्या है 20 है, 20/100। तो इसका मतलब C अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसका मतलब पहले आपने लिया था 10 मोलर, और कितना कितना डिसोसिएट हो गया, C अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया। तो आपने बोला कि अच्छा 10 में से 2 हमारे पास डिसोसिएट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या होगी, रिमेनिंग हमारे पास होगी 10 माइनस 2 विच इज़ 8। तो उसको आप कैसे करोगे, उसको आप कैसे लिखोगे, आप उसको लिखोगे C माइनस C अल्फ़ा। तो ये हमारे पास हो जाती है रिमेनिंग, जो हम लोग रिएक्टेंट साइड में रिमेनिंग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 2 हमारे पास कितना बचा, इतना तो हमारे पास डिसोसिएट हो गया, तो हमारे पास जो 2 है वो C में से डिसोसिएट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 8 बचा। अभी 8 को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे C माइनस C अल्फ़ा। तो यही हमारे पास होती है रिमेनिंग, जो हम लोग रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि आफ्टर अल्फ़ा डिसोसिएशन रिएक्टेंट हमारे पास कितना बचेगा, C माइनस C अल्फ़ा होती है। हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2C अल्फ़ा हो रही है। और क्योंकि हमसे वो पूछा है कि एट C कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, मतलब हमसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो नहीं पूछा है, हमसे C कॉन्सेंट्रेशन पे ही पूछा है। तो अगर हमने बोला आफ्टर अल्फ़ा डिसोसिएशन, अल्फ़ा डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास रिएक्टेंट कितनी बचती है, और कितना हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होता है एट अल्फ़ा डाइल्यूशन। अल्फ़ा डाइल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम आपने इनफाइनाइट कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास अपने आप से 0 हो जाती है। अगर आपने वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू बी 0 हो जाती है। और जब भी कोई भी चीज़ इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाता है तो आप उसमें जानते हो जो अल्फ़ा होता है वो 100% होता है। ठीक है, 100% होता है, अगर आप उसको करोगे तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 1। 100% आप बोल सकते हो, या फिर अल्फ़ा हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर आपने एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फ़ा को 100 रखा या फिर 1 रखा, तो हमारे पास
इसके प्लेस पे आपने 1 रखा तो इट विल बी C-C, तो कितना हो गया 0। और यहाँ पर अगर आपने इसको 1 रखा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हमारे पास C/1 इक्वल्स टू C हो जाती है, और C/1 इक्वल्स टू C हो गया। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बनेगी प्रोडक्ट्स की वो क्या आ रही है, 2C आ रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितने हमारे पास आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो आपने देखा था मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है 2C अल्फा के। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, 2C के, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमने पढ़ा एट सी कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे पास क्या आ रही है, 2C अल्फा आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रही है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास कितनी हो रही है, 2C हो रही है। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होती है, इक्वल्स टू 2C अल्फा अपॉन 2C के बराबर होती है। ऊपर नीचे से 2C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा निकल के आती है मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको था सेकेंड वाले एप्लीकेशन में क्या फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया है। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे इक्विवेलेंट के फॉर्म में तो हमारे पास क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये होती है। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा तो वैलेंसी फैक्टर का जो टर्म होगा वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सेम इलेक्ट्रोलाइट, वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास अल्फ़ा क्या निकल के आती है, अल्फ़ा हमारे पास निकल के आती है मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, K/1000/m। जो हमने जो पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हो सकती है। तो एट C कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है K/1000/m। ये हम लोग सवाल में खुद से लेकर आएंगे और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको कोलरॉश लॉ से फाइंड करते हैं। याद रखो, अगर मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और जब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछता है तो हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कोलरॉश लॉ का यूज़ करते हैं। और कोलरॉश लॉ के आपने दोनों जो केस होते हैं, when they have to find molar conductivity at infinite dilution and when they have to find equivalent conductivity at infinite dilution, आपने दोनों देखा है। जहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी था वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था केटायन और एनायन में, और जहाँ पर केवल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था वहाँ पर हम लोग सिर्फ केटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ को सिंपली ऐड कर रहे थे, वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस को हम लोग नहीं लिख रहे थे। ठीक है, अब हमने फाइंड कर लिया अल्फ़ा के बारे में, और हमें अल्फ़ा के बाद क्या पूछा था, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे आपने बहुत बार आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि के क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से फाइंड करेंगे आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो के हमारे पास होती है, आप सभी जानते हो कि जो हमारे पास के होती है इक्वल्स टू जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है उसकी
उसका जो होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोकियोमेट्री, जो भी उसकी स्टोकियोमेट्री हमारे पास होती है, अपॉन जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोकियोमेट्री। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर ए बी का डिसोसिएशन हो रहा था। यहाँ पर हमने कहा था कि ए बी का डिसोसिएशन है और ए हमारे पास कैटायन और बी हमारे पास अनायन फॉर्म हो रही थी। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, ए और बी हो गया। इसकी स्टोकियोमेट्री हमारे पास 1 है तो पावर में 1 जाएगा, इसकी स्टोकियोमेट्री भी 1 है तो पावर में 1 जाएगा। और जो ए बी था हमारे पास, ये रिएक्टेंट थी, ये हमारे पास अपॉन में आएगी, इसकी स्टोकियोमेट्री भी 1 है। बट अगर स्टोकियोमेट्री चेंज होगी तो वहाँ पर आप उसको पावर में ज़रूर लिखोगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्री। हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रही है, ए का हमारे पास क्या है, सी अल्फ़ा बन रहा है, बी का भी हमारे पास सी अल्फ़ा बन रहा है, और ए बी का हमारे पास रिमेनिंग क्या है, आफ्टर अल्फ़ा डिसोसिएशन ये कितनी बचती है, सी माइनस सी अल्फ़ा बचती है। तो ये ऊपर हमारे पास हो गया सी का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, नीचे हमारे पास हो गया, अगर हमने सी को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। तो सी से सी हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचती है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपने क्या निकल के आता है, के निकल के आता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा, सेम वही फॉर्मूला है। और इस केस में अगर अल्फ़ा अगर मोर देन 5% होती है, अगर अल्फ़ा इज़ मोर देन 5% और अल्फ़ा जो है या फिर 0.05 से बड़ी होती है, ठीक है, तो इस केस में आप इसको यूज़ करोगे, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। जब हमारे पास अल्फ़ा जो होगी वो 5% से बड़ी होगी, मतलब आप इस केस में अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर अल्फ़ा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 5% है, अगर 5% के बराबर है या फिर 5% से कम होती है, तो इन दैट केस 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू होता है इक्वल्स टू सी अल्फ़ा के स्क्वायर हो जाता है। कंडीशन आप देख रहे हो ना, अगर अल्फ़ा मोर देन 5% होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, के इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। बट अगर अल्फ़ा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 5% है, तो उस केस में 1 माइनस अल्फ़ा जो नीचे का टर्म है वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 कर देंगे, और के हमारे पास क्या होगी, सी अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ से अल्फ़ा निकल के आती है अंडर रूट ऑफ के बाई सी। मेनली हमें फाइंड करना है, यहाँ पर के था, बट यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा भी निकल के आती है, अंडर रूट ऑफ के बाई सी हो गया। ठीक है, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपने देखा था, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपने क्या देखा था, अल्फ़ा जो हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ वी के प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो अल्फ़ा हमारे पास है 1 अपॉन रूट सी के भी प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि सी और वी जो होते हैं आपस में इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। ये हमारा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है। बट आपको याद रखना है कि अगर अल्फ़ा मोर देन 5% होगा तो आप इसको फॉर्मूला को यूज़ करोगे, विच इज़ सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। बट अगर अल्फ़ा लेस देन 5% होगा तो आप यूज़ करोगे के इक्वल्स टू सी अल्फ़ा का स्क्वायर। अब हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन होती है कोलरॉश लॉ की। ये होती है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास कौन से होते हैं, जो सॉल्ट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, AgCl। जो सॉल्ट पानी में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में वो घुल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। और जो इनकी सॉलिबिलिटी होती है वो 10⁻⁻² से 10⁻² मोल पर लीटर से भी कम होती है।
ठीक है। तो स्पैरेजली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻2 से बहुत कम होती है। The solubility of asparagely soluble salt is very less in water, which is less than 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी होती है? AgCl होती है, बेरियम सल्फेट होती है, PbCl2 होते हैं। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं एस्पैरेजली सॉल्युबल सॉल्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है AgCl की। ठीक है, AgCl की जो हमारे पास सॉलिबिलिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻5 मोल पर लीटर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻2 से बहुत कम है। -2 और -5 में कौन सा छोटा होता है? -2 जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बड़ा होगा। नेगेटिव में जब भी किसी भी टर्म पे नेगेटिव आता है तो जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल -5 और -100 में -5 बड़ा होगा। उसी तरह -2 और -5, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻5 में -2 जो होगा वो बड़ा होगा। तो AgCl की सॉलिबिलिटी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻5 मोल पर लीटर होती है, विच इज़ 0.00001 मोल AgCl हमारे पास होती है इन 1 लीटर। और यू कैन से 1000 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना हमारे पास मोल होंगे AgCl के, बहुत कम है ये मोल इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉलिबिलिटी होती है वो मोलारिटी के बराबर हो जाती है। सॉलिबिलिटी मोलारिटी के बराबर हमेशा नहीं होती है, केवल और केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होती है। तो यहाँ पर आपने बोला कि बहुत कम मोल हमारे पास AgCl के हैं 1 लीटर पानी में ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब इसमें और चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो ये जो होता है किसके बराबर हो गया? ये मोलारिटी के बराबर हो गया। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉलिबिलिटी हमारे पास किसके बराबर हो गई? मोलारिटी के बराबर हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने एक बीकर लिया है, ठीक है, और इसमें पानी है, और इसमें आपने ऊपर से AgCl डिज़ोल्व करना शुरू किया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हो। सॉल्ट को डिज़ोल्व करते करते एक स्टेज ऐसा आता है कि जो डिज़ोल्यूशन होता है वो रुक जाता है। आपने पानी में डाला डाला डाला, एक स्टेज ऐसी आती है कि जो ये डिज़ोल्व होगा वो नहीं हो पाएगा। अब ये इसमें घुल नहीं पाएगा। अब ये क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है कि जो डिज़ोल्यूशन है वो रुक जाता है। इसका मतलब अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेट। एंड द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉलिबिलिटी हमारे पास होती है वो क्या दिखाती है? सॉलिबिलिटी शो करती है मैक्सिमम डिजॉल्व मोल। सॉलिबिलिटी क्या शो करती है? कितने आपने मैक्सिमम मोल को डिजॉल्व कर दिया। अगर मैक्सिमम मोल डिजॉल्व हो गए तो उसके बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमारे पास होती है वही मोलारिटी के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन का सॉलिबिलिटी 1 मोल पर लीटर है, इसका मतलब 1 मोल डिजॉल्व करने पर 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी हमारे पास केवल 1 मोल पर लीटर है, तो इसका मतलब आप उसमें जब 1 मोल डिजॉल्व करोगे तो वो 1 लीटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। बट अगर आपने उसमें 1.1 मोल डिजॉल्व करा तो मैक्सिमम तो 1 मोल डिजॉल्व होगा, और जो बाकी हमारे पास 0.1 मोल है वो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होती है। तो हमने बोला कि 0.0001 मोल ऑफ AgCl हमारे 1 लीटर में डलेंगे ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? मोलारिटी होती है। इसका मतलब सॉलिबिलिटी जो है वो मोलारिटी के बराबर होती है फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने पढ़ा द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरेजली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जो मोल ऑफ जो आपके मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है या फिर आप बोल दो मोल ऑफ जो सॉल्यूट है वो बहुत कम होते हैं।
तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है ऑफ अ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या हो चुका है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो चुका है, बिकॉज इट्स डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्योंकि पानी में अगर आपने इतना 0.10⁻⁵ डाला है AgCl, तो इसका मतलब जो इसके डिजॉल्व मोल हमारे पास हैं वो पानी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल होंगे एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास आया कि फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सॉलिबिलिटी होती है वो मोलारिटी के बराबर होती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होती है। क्योंकि आपने पहले यहाँ पर बोल दिया द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने बोल दिया कि भाई वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाती है विल बी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी होती है K×1000/m, जो आप जानते हो। अब क्योंकि बात हो रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी हमारे पास क्या हो गया, K×1000/s। यहाँ पर ये क्या होगा, सॉलिबिलिटी के बराबर होगा, ठीक है। मोलारिटी के बराबर ना होके यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सॉलिबिलिटी के बराबर कर दोगे, क्योंकि सॉलिबिलिटी मोलारिटी के बराबर हो चुकी है। आपने पहले ही बोल दिया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी होती है वही सॉलिबिलिटी होती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है। तो आपने इसके प्लेस पे क्या कर दिया, लैम्डा एम के प्लेस पे यू हैव राइट लैम्डा एम इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपने इन द प्लेस ऑफ एम आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया है एस विच इज कॉल्ड द सॉलिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होता है तो मोलर कंडक्टिविटी K×1000/m से ही फाइंड करते हैं, बट जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है उसमें हम लोग कॉलरॉश लॉ का एप्लीकेशन, कॉलरॉश लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आती है, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने क्या बोल दिया, मोलर कंडक्टिविटी जो हमारे पास है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर हो गई है। तो सॉलिबिलिटी हमारे पास यहाँ से निकल के आती है K×1000 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला ऑफ सॉलिबिलिटी। और ये हमारे पास एप्लीकेशन था किसके लिए, वी वर फाइंडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। हमें फाइंड करना था सॉलिबिलिटी, हमने फाइंड कर लिया कि कैसे होगा, K×1000 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। हाँ, सॉलिबिलिटी बहुत ही रेयरली पूछता है। जब आप सवाल करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो सॉलिबिलिटी एस बहुत ही रेयरली पूछता है। वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे हम लोग KSP बोलते हैं, ठीक है। मान लो ए बी हमारे पास ए बी टाइप की सॉल्ट होगी तो उसमें KSP हमारे पास क्या होती है, एस का स्क्वायर होती है। अगर हमारे पास AB2 टाइप की सॉल्ट होगी तो उसमें KSP हमारे पास क्या होती है, 4S का क्यूब होती है। अगर AB3 टाइप की हमारे पास सॉल्ट होगी तो उसमें KSP हमारे पास क्या होती है, 27S⁴ हो जाती है। सॉलिबिलिटी वो रेयरली पूछता है, वो मेनली सवाल में KSP ही पूछता है। इसको आप नोट कर लो। हाँ, यहाँ पर ए का मतलब मान लो केटायन है और बी हमारे पास अनायन है। तो अगर मान लो एक केटायन 3 अनायन होंगे तो वो हमारे पास AB3 टाइप का सॉल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो KSP होगी वो कितनी होगी, 27 × S⁴ हो जाएगी। अब हमने ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, बट हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे पास जो एप्लीकेशन वाला टर्म था वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2CO3 क्या होगी, ठीक है। एंड दे हैव गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर लिखा नहीं कि मोलर कंडक्टिविटी है, आपने देखा, अच्छा यहाँ पर मोल है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है K2CO3 -2 = A साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। यहाँ पर
कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा हुआ है H2SO4 का, वो B है विच इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आपने देखा यहाँ पर मोल में दे रखा हो और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू किस में है, इक्विवेलेंट में हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर। और H2SO4 में हमारे पास वैलेंसी क्या है, 2 हमारे पास होती है। तो यहाँ से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2SO4 हमारे पास क्या हो गया, B/2, या फिर आप बोल दोगे 2B हमारे पास हो गया। सेम यहाँ पर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K2SO4 दे रखा हुआ है C साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इसका भी आप क्या कर लोगे, मोल में फाइंड कर लोगे। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास C/2 हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि 2C हमारे पास हो गया, ठीक है। आपने इसको अपने कन्वीनियंस के लिए एक में ही क्या नाम है कि जो सारे वैल्यूज़ हमारे पास हो किस में हो गई हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आ जाए। तो इसलिए आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, आपने पहले ही सवाल में कन्वर्ट कर लिया वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब जिसकी भी हमें फाइंड करनी होती है, सवाल में दे रखा हुआ टू फाइंड H2CO3 का मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग पहले जिसकी भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी होती है उसको हम लोग उसके आयंस में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, H2CO3 के हमारे पास 2H+ के आयन होते हैं और एक हमारे पास कार्बोनेट के आयन होती है। नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है, हमें फाइंड करना है H2 का, हमें फाइंड करना है CO3 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस वाले में हमारे पास यहाँ से निकल के आता है CO3, यहाँ पर हमारे पास आ गया, और इस वाले में हमारे पास आ गया H2 आ गया, ठीक है। और हमारे पास एक्स्ट्रा क्या जाती है, K2SO4। तो हमने इन दोनों को ऐड करके K2SO4 को माइनस करना होगा। सिंपली जो आपने एप्लीकेशन पढ़ा था उसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करना है केवल। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2CO3 हमारे पास क्या होगी, will be molar conductivity at infinite dilution of K2CO3 plus molar conductivity at infinite dilution for H2SO4। आप इन दोनों को ऐड करोगे और फिर आपने क्या माइनस करना होता है, आपके पास एक्सेस क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, K2SO4। तो आप क्या करोगे, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K2SO4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, A है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 2B है, तो इसको आप लिखोगे 2B। और जो आप माइनस कर रहे हो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2C है। ये जो C है वो क्या है, इक्विवेलेंट में है, और आपने कन्वर्ट करना किस में है, मोलर में। तो आपने पहले कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2C हो गया। तो निकल के क्या आता है, A+2B - 2C, ये आती है वैल्यू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। क्लियर है, नोट कर लो इसे आप लोग। नोट कर लो, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल में दे रखा हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर AgOH, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस, इज 1.040 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ एंड हाइड्रोक्साइड आर, जो इसकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी हुई है, आयन की 60 दे रखी हुई है, और इसकी हमारे पास दे रखी हुई है 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AgOH क्या होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास क्या होगी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम लोग के बोलते हैं वो क्या होगी। सवाल में क्या दिखा, सवाल में दिया क्या हुआ है, जहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है ये क्या है, ये इसका मतलब इसने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये हमारे पास मैक्सिमम मोलर, ये हमारे पास नहीं लिखा हुआ है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
जब वर्ड लिमिटिंग होगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम होगा, या फिर इनफाइनाइटली डाइल्यूट लिखा होगा, या फिर उसने साफ साफ लिख लेगा इनफाइनाइट, तो आप मानोगे कि वो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट वैल्यू डाइल्यूशन की वैल्यू दे रखी हुई है। बट इसने सिर्फ लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू किसकी होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी हुई है, जो हम लोग फाइंड करते हैं किससे, K/1000/m से फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है पहले से। फिर दे रखा हुआ है द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आयन की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी हुई है। तो हमें फाइंड करना होता है AgOH का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब वर्ड मैक्सिमम आ गया इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो हमने कहा था कि जब भी हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोले तो हम लोग जो आयंस, जिसका भी पूछेगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगी उसको उसके आयंस में ब्रेक करेंगे। तो लेट्स बिगिन, ब्रेक करते हैं। पूछ रहा है AgOH का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें बनेगा एक Ag का आयन बनेगा और एक हमारे पास बनेगा OH का आयन, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी हुई है, 60। और इसकी हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ आयन हमारे पास 1 है तो इसमें कुछ नहीं होगा हमारे पास, और OH हमारे पास है 20, तो हमारे पास ये कितना हो गया, अच्छा 200 है, ओके 200 है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 260 हो गया, विच इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो आपका पहला सवाल का जो आंसर हो गया वो आ गया, विच इज 260 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब फाइंड करना है डिग्री ऑफ आयन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, और हमने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा है। इसकी फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, सेकेंड हमारे पास हमें फाइंड करना होता है अल्फ़ा, विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, विच इज़ 1.040, और ये हमने फाइंड किया है, विच इज़ 260। क्या है, 260 है। हम उठा के यहाँ पर रखेंगे इसको, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इतना आ गया। इसको अगर हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.4%, ठीक है। क्यों मैंने परसेंट में चेंज करा, क्योंकि जब भी हमें के फाइंड करना होता है तो अगर हमारे पास जो अल्फ़ा होती है वो लेस देन 0.5% होती है, लेस देन 5% होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 0.05 हो या फिर लेस देन 5% हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वन अब माइनस अल्फ़ा को 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो के होती है वो कैसे आती है, सी अल्फ़ा के स्क्वायर से आती है। जब हमने इसको परसेंट में किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4%, जो 5% से बहुत कम है। तो इसका मतलब ये जो है अल्फ़ा जो है वो लेस देन 5% से कम है। तो के फॉर्मूला में अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन जो के होती है वो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होती है। 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेंगे। तो थर्ड हम लोग कर रहे हैं, तो के हमारे पास होगी सी अल्फ़ा के स्क्वायर के बराबर, बिकॉज अल्फ़ा इज लेस देन 5%, ठीक है। तो हमारे पास सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है, और अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 4 × 10⁻³ और सी की वैल्यू हमारे पास सवाल में दे रखी हुई वो क्या है, ये दे रखा हुआ है 0.001, विच इज़ 10⁻³ के बराबर हो गया। तो इस वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पर पुट किया,
तो ये आता है 1 × 10⁻³ के बराबर, और अल्फ़ा हमारे पास आती है 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो इसको आ गया 16 × 10⁻⁹, और यू कैन राइट 1.6 10⁻⁸। तो आपके पास के क्या आ गया? 1.6 10⁻⁸ हो गया। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH का होल ट्वाइस इज। कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है? कापा होती है। कापा की वैल्यू क्या दे रखी हुई? 7 × 10⁻⁸ साइमन सेंटीमीटर, एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 3.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब क्या होती है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? KSP पूछा गया है ऑफ FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बात किसकी हो रही है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। जब भी आपकी बात होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो वहाँ से आप जान जाओगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोलैरिटी के बराबर होती है, और मोलर कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास सॉल्युबिलिटी का क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का होता है K × 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या दे रखी हुई है? 7 × 10⁻⁸ इंटू 1000 हमारे पास है, और मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, वो कितनी है? 3.5 हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये आपकी आ गई सॉलिबिलिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो सॉलिबिलिटी बहुत कम पूछता है। वो पूछता क्या है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होती है KSP। और FeOH का होल ट्वाइस हमारे पास कौन सा सॉल्ट होता है? ये हमारे पास AB2 टाइप का सॉल्ट होता है, और इसकी KSP हमारे पास क्या होती है 4s³। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है KSP इक्वल्स टू 4, और सॉलिबिलिटी आपकी क्या है? 2 × 10⁻⁵ का क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 4 10⁻15। तो आपके पास क्या आ गया? आंसर हो गया 32 × 10⁻15, विच इज़ 3.2 10⁻14। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है अब, और इसमें मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं, AIPMT में भी आ चुके हैं, आपके इंटेक्स में भी होंगे, और आपके एक्सरसाइज में भी होंगे। सारे क्वेश्चंस इसमें हो चुके हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो जो आपका कंसेप्ट होगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आप वापस से जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसको आप वापस से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो केमिकल काइनेटिक्स का होगा। वहाँ पर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी।